नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे चाइना के BYD के बारे में। BYD मतलब बिल्ड योर ड्रीम्स, जो तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। हाँ, एक चाइनीज ब्रांड दुनिया का सबसे बड़ा कार ब्रांड है। कोई अमेरिकन, जापानीज या यूरोपियन कार ब्रांड नहीं, बल्कि BYD। टेस्ला भी नहीं, बल्कि BYD। बट ये BYD है कौन? ये एक नाम है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। सबको पता है कि टेस्ला कौन है, सब जानते हैं कि टेस्ला के मशहूर बिलियनियर CEO एलोन मस्क कौन है, बट BYD के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दुनिया के पास नहीं है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और जानते हैं हर एक चीज BYD के बारे में। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, BYD की स्थापना 1995 में वोंग शोनफू नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जो कि एक चाइनीज केमिस्ट हुआ करते थे और उनका विजन था बैटरी इंडस्ट्री को बदलने का। उस वक्त चाइनीज बैटरी मार्केट पर जापानीज और कोरियन मैन्युफैक्चरर का कब्जा हुआ करता था, जो हाई क्वालिटी पर एक्सपेंसिव बैटरीज बनाया करते थे। वोंग ने एक अपॉर्चुनिटी देखी लो कॉस्ट में बैटरीज बनाने की, बिना क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज की, और वो उसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने चाइना के सस्ते और अबंडेंट लेबर को यूज कर प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने की कोशिश करी। एक छोटी कंपनी के रूप में शेंजन से शुरू करते हुए BYD ने पहले मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिचार्जेबल बैटरीज बनाने पर फोकस किया, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तेजी से बढ़ती हुई डिमांड की वजह से बहुत ज्यादा जरूरी भी थी। 2003 BYD के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब कंपनी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। BYD ने एक स्ट्रगलिंग स्टेट ओन्ड कंपनी, यानी कि चाइनीज सरकार की कंपनी जिसका नाम था सिंचुआन ऑटोमोबाइल कंपनी, उसको 269 मिलियन युआन में खरीद लिया था, जबकि उनका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वोंग शोनफू को यकीन था कि उनकी बैटरी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव सेक्टर के बीच में एक सिनर्जी है जिसका वो फ्यूचर के अंदर फायदा उठाएंगे, खासकर जब दुनिया फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की तरफ आगे बढ़ रही थी। उनका विश्वास था कि BYD अपनी बैटरी एक्सपर्टीज का यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कार्स या इलेक्ट्रिक कार्स बना सकती है। उस वक्त लोग इस फैसले को बहुत ज्यादा ही एम्बिशियस समझते थे, लेकिन यही फैसला जो था वो BYD के EV मार्केट के भविष्य के लिए एक फाउंडेशन बन गया। शुरुआत में BYD ने कन्वेंशनल गैसोलीन पावर्ड जो इंजन्स थी या कार्स थी उसको बनाने पर ही ध्यान दिया, पर साथ में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। इस अप्रोच ने BYD को कैश फ्लो जनरेट करने का मौका भी दिया, जबकि उनका EV बिजनेस अभी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था। BYD ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन 2008 में तब हासिल करी थी जब वॉरेन बफे ने, उनकी कंपनी ने जिनका नाम है बर्कशायर हाथवे, उसने BYD के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। बफे की फर्म मिड अमेरिकन एनर्जी होल्डिंग, जो अब एक बर्कशायर हाथवे एनर्जी कहलाता है, उसने BYD के अंदर 10% स्टेक यानी कि $232 मिलियन का स्टेक जो था वो खरीद लिया था, जो कंपनी के पोटेंशियल पर उनका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाने का काम भी करता है। यह इन्वेस्टमेंट तब आई जब BYD अपने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लान के साथ साथ हेडलाइंस भी बना रहा था। दुनिया का एक रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर के फाइनेंशियल सपोर्ट ने BYD को क्रेडिबिलिटी दी और दुनिया उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करने में मदद भी करने लगी। जब बफे ने BYD में इन्वेस्टमेंट किया था, उस वक्त कंपनी ने अपना पहला हाइब्रिड व्हीकल लॉन्च किया था जिसका नाम था FE3DM, जिसको आप पीछे देख भी सकते हैं, जो दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस्ड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल था, जिसे PHEV भी कहा जाता है। यह मॉडल हालांकि चाइना के बाहर कमर्शियल सक्सेस नहीं रहा था, लेकिन एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जरूर था जो BYD के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कमिटमेंट को दिखाता था। फिर F3DM चाइनीज कंज्यूमर के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किया गया था, जो BYD की डोमेस्टिक मार्केट की स्ट्रेटजी के लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी बन गया। 2009 से 2013 तक का जो पीरियड था BYD के लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल था, क्योंकि इस दौरान कंपनी ने धीरे धीरे अपना फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया और ग्लोबल मार्केट में अपने पैर जमाने भी शुरू कर दिए। इन सालों में BYD ने अपनी EV टेक्नोलॉजी को मजबूत किया और अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड किया, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस भी शामिल थी, जो उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी का एक की पार्ट बन गई। आप देख सकते हैं पीछे आपको इमेज में BYD की एक इलेक्ट्रिक बस दिख भी रही होगी। 2009 में BYD ने इलेक्ट्रिक बस मार्केट में एक सिग्निफिकेंट पुश किया और इससे क्या हुआ, जब दुनिया भर की गवर्नमेंट खास करके यूरोप में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही थी, तब इलेक्ट्रिक बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव सॉल्यूशन बन गई। BYD ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपना K9 इलेक्ट्रिक बस भी लॉन्च कर दिया, जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक बस मॉडल में से एक बन गया। 2010 में BYD ने डेमर AG के साथ
साथ एक पार्टनरशिप अनाउंस की और एक जॉइंट वेंचर बनाया। ये वेंचर जो डेंजा ब्रांड के नाम से आया, चाइनीज मार्केट के लिए लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये BYD के अप मार्केट मूव में अपने आप को एस्टेब्लिश करने का इंटेंट जो था उसको दिखाने का काम करता है। हालांकि डेंजा लग्जरी ईवी मार्केट में एक मेजर प्लेयर नहीं बन पाया, लेकिन इसने BYD को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया, हाई एंड सेगमेंट में उनको एक्सपीरियंस दिया, उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को भी मजबूत करने का काम किया। BYD का डिसीजन अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को डाइवर्सिफाई करना, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस और टैक्सीज को शामिल करना, साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स के साथ कंपनी को ईवी सेक्टर में एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ी मदद BYD को इससे मिल पाई। 2013 तक BYD सिर्फ चाइना में लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर ही नहीं था, बल्कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक बस मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस जो था वो लगातार बढ़ाता जा रहा था, जिसमें लंदन, लॉस एंजलिस जैसे मेजर सिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल थे। BYD के उठाव का अगला फेज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट और डोमेस्टिक ईवी सेल्स की तेजी से बढ़ने से स्टार्ट हुआ। 2014 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए अपना पुश और इंटेंस और भी ज्यादा कर दिया, जिसमें ईवी मैन्युफैक्चरर और बायर्स के लिए बहुत सारी सब्सिडीज जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। इन सब्सिडीज के साथ साथ फेवरेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए यह मैंडेट कि उनकी सोल्ड व्हीकल का एक सर्टेन परसेंटेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होना चाहिए। इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक बूमिंग डोमेस्टिक मार्केट चाइना के अंदर ही क्रिएट कर दी। BYD जो पहले से ही एक एस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस और अफोर्डेबल मॉडल्स के साथ था, इन पॉलिसीज का फायदा उठाने के लिए वो वेल पोजीशनड भी था। 2015 में BYD ने टैंग SUV भी लॉन्च की, जो एक प्लग इन हाइब्रिड थी और चाइना के बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक SUVs में से वो एक बन गई। जो इनकी मॉडल्स थे वो अफोर्डेबल भी थे और हाई टेक्नोलॉजी के साथ भी आते थे। 2016 तक BYD के इलेक्ट्रिक बसेस 200 से ज्यादा सिटीज में ऑपरेट करने लग चुकी थी और कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन गई थी। यूनिट सेल्स की टर्म में टेस्ला को भी पीछे उसने छोड़ दिया था। हालांकि टेस्ला जो है वो लग्जरी ईवी सेगमेंट में अभी भी लीड करता है। BYD का फोकस जो है वो मास मार्केट व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर होने की वजह से वो वॉल्यूम के टर्म्स में उनसे एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज हासिल कर पाता है, यानी कि टेस्ला को पीछे छोड़ने में वो कामयाब हो पाता है। अगले 3 सालों में BYD ने ग्लोबल ईवी मार्केट में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने पर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। एक की डेवलपमेंट 2020 में ब्लेड बैटरी का लॉन्च करना था, जो एक नए टाइप की लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी थी। आप पीछे इमेज में देख सकते हो। ये बैटरी ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में एनहांस्ड सेफ्टी और लॉन्गर लाइफ स्पैन को प्रोमिस करती है। ये बैटरी BYD के फ्यूचर व्हीकल का एक क्रूशियल कंपोनेंट बन गई, जो ईवी कंज्यूमर के लिए एक मेजर कंसर्न था, यानी कि बैटरी सेफ्टी। और ये जो बैटरी है उसी चीज को कंसर्न को सोल्व करने का काम करती है। 2018 में BYD ने अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हुए यूरोप में एक नई फैक्ट्री खोलकर, जो स्पेसिफिकली यूरोपियन मार्केट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस प्रोड्यूस करने पर फोकस करती थी, एक और अचीवमेंट भी अपने नाम दर्ज कर ली। कंपनी ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी मेजर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिए, जहां अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही थी। दुनिया भर में स्ट्रिक्टर एमिशन रेगुलेशन के इंप्लीमेंटेशन के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। BYD जो चाइना में पहले से ही एक लीडर था, इस ट्रेंड का फायदा उठाते हुए अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगातार एक्सपेंड करता हुआ चला गया। 2020 तक कंपनी ने अपनी रेपुटेशन एक ग्लोबल लीडर के रूप में सॉलिडिफाई कर ली थी और उसके इलेक्ट्रिक बसेस दुनिया भर की सिटीज में यूज हो रहे थे। 2020 के दौरान BYD का राइज कंटिन्यू रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्लोबल डिमांड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2021 में BYD ने अनाउंस किया कि वो इंटरनल कंबशन इंजन की जो प्रोडक्शन है उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे और उनका फोकस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ ही होगा, जो उनके कमिटमेंट को भी दिखाता है। ये बोल्ड मूव जो था वो BYD को उसके कंपटीटर से बहुत ही अलग कर देता है और ये उन मेजर ऑटोमेकर से भी उनको अलग बना देता है, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फ्यूचर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। 2023 में BYD ने ग्लोबल ईवी सेल्स में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया, जो उसकी मास मार्केट सेगमेंट में डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। हालांकि जैसे पहले मैंने आपको बताया, टेस्ला लग्जरी ईवी मार्केट में अभी भी लीडर बना हुआ है। BYD का फोकस जो है वो अफोर्डेबिलिटी और डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग पर होने की वजह से उसने कंज्यूमर्स का एक ब्रॉड रेंज जो है वो कैप्चर कर लिया। कंपनी की वर्टिकल इंटीग्रेशन, जिसमें वो अपनी बैटरीज और व्हीकल्स खुद प्रोड्यूस करती है, उससे टेस्ला और दूसरे कंपटीटर्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बाकी सभी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी जो भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना रही हैं, पर वो अपनी बैटरीज खुद प्रोड्यूस नहीं करती हैं। बट BYD तो एक बैटरी कंपनी ही है, जिसने
जिसने बाद में कार्स बनाना शुरू किया, यानी कि जो बैटरी की टेक्नोलॉजी इनके पास है और वो किसी भी कंपनी के पास नहीं होगी। और एक रीसेंट न्यूज जिसने सबको सरप्राइज कर दिया वो था BYD का एप्पल के साथ पार्टनरशिप। कुछ साल पहले एप्पल के इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था और 2014 से ही एप्पल कार के रूमर्स जो थे वो चलने लगे थे। हालांकि अभी भी कोई एप्पल का जो कार है वो मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। एप्पल ने अपने प्रोजेक्ट को तो इंटरनली प्रोजेक्ट टाइटन के नाम से जाना लगा है, पर सीक्रेसी एप्पल ने अभी तक बनाकर रखी हुई है अपनी इस कार को लेकर। बट कंसिस्टेंट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि टेक जायंट ने वेरियस ऑटोमेकर्स और ईवी कंपोनेंट सप्लायर के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर करी, बट एंड में जाकर BYD के साथ अपना एक एग्रीमेंट किया। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जैसे कंपिटिटिव फील्ड में एंट्री करना कोई आसान चीज तो नहीं है, लेकिन एप्पल की टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज और BYD का ईवी बैटरी प्रोडक्शन में डोमिनेंस एक नेचुरल अलायंस दोनों के बीच में बना देता है। इसी वजह से 2024 तक रिपोर्ट्स आई कि एप्पल ने BYD के साथ पार्टनरशिप की है, वो भी लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज डेवलप करने के लिए। यह पार्टनरशिप के पीछे का मेन ड्राइवर है BYD की ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में अभी हमने जाना। तो जैसे हम देख रहे हैं BYD सिर्फ दुनिया की ही ईवी मार्केट को डोमिनेट नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़े बिजनेस के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है। लेकिन अगर फिगर्स और साइज की बात करें तो BYD कितना बड़ा है। 2020 में BYD का रेवेन्यू 153.5 बिलियन रेमनीबी यानी कि लगभग 23.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। 2023 यानी कि 3 सालों के बाद कंपनी के पास 7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज भी थे, जो इसे ऑटोमोटिव और बैटरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक बनाता है। फैसिलिटीज के मामले में BYD चाइना के मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट करता है, जिसमें शेंजन, सिंगजियान और चेंगशा के मेन फैक्ट्रीज शामिल हैं, जैसे जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज और दूसरे कंपोनेंट एक साथ बनाए जाते हैं। अपने डोमेस्टिक फैसिलिटीज के अलावा BYD अमेरिका में, ब्राजील में, हंगरी में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑपरेट करता है, जहां यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस और दूसरे कंपोनेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। वैसे आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं ना इस वीडियो के एंड में BYD के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो दोस्तों ये था BYD का सफर, एक छोटी सी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर बनने तक का इंस्पायरिंग जर्नी। BYD ने ना सिर्फ इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया, बल्कि अपनी अफोर्डेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू पूरी ग्लोबल मार्केट में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। आज BYD के ईवीज और बैटरीज दुनिया के हर कोने में यूज किए जा रहे हैं और कंपनी ने यह दिखाया है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजीज और विजन के साथ आप किसी भी इंडस्ट्री में डोमिनेट कर सकते हो। एप्पल जैसी कंपनी इतने बड़े ग्लोबल जायंट के साथ पार्टनरशिप करना BYD की ग्रोथ का सिर्फ एक एग्जांपल है। यह सिर्फ एक इकोनॉमी या कंपनी ही नहीं, बल्कि एक एग्जांपल है कि कैसे सही डिसीजन, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप नए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।